नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा हिमाचल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में कैथल की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवती ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के परिजनों को पीटने का भी आरोप पुलिस पर था। सेक्टर 22 का ये मामला और कैथल की रहने वाली युवती जिसने आरोप लगाया था कि पहले उसके साथ उसके किसी परिचित ने होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और जब वो शिकायत करने थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की बल्कि उसके एक परिचित को पीटा भी। पुलिस सवालों के घेरे में आई तो उसके बाद शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि पीड़िता ने यह भी कहा कि वो खुद सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंची। इसी के साथ चंडीगढ़ पुलिस पर कई गंभीर सवाल दागे पीड़िता की तरफ से। पीड़ित युवती ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ित के परिजनों को पीटने का भी आरोप चंडीगढ़ पुलिस पर लगा है। सेक्टर 22 का ये मामला। और इस वक्त मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज राठी फोन लाइन से जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, फिलहाल क्या तस्वीर निकल के सामने आई है? पहले पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप, फिर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। बिल्कुल सुधीर की जो पूरा मामला है, जो एक कैथल की रहने वाली है युवती जिसने साफ तौर पर एलिगेशन लगाया है भरत भूषण, जो कि 55-60 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं और वही कैथल के रहने वाले हैं, रिटायर्ड हैं एक कंपनी से। उस पर आरोप लगाया है कि वो नौकरी का चांसर लेकर यहाँ पर चंडीगढ़ पहुंचते हैं और उसके बाद होटल में सेक्टर 22 के एक होटल में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देके और वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि लड़की का साफ तौर पर एलिगेशन है कि उसकी सुनवाई नहीं की गई और जब उसने अपने भाई को बुलाया और उसके भाई की भी पिटाई की गई। लेकिन जब ये मामला मीडिया में आया तो उसके बाद आनंद भनन पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसमें अभी कई ऐसे पहलू हैं जो साफ तौर पे सामने आने हैं। क्योंकि अभी ये भी जानकारी मिली है न्यूज़ 18 की टीम को कि उस लेडीज ने खुद लिख कर दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ लेकिन इतना हो हल अगर कार्रवाई नहीं चाहती, जो अपने आप को पीड़ित बता रही, वो विवाहिता भी है जिस युवती की हम बात करें मनोज, तो इतना हो हल्ला क्यों? ये क्यों कहा कि वो दोपहर से लेकर रात 2 बजे तक कल थाने में बैठाए रखा उसको और कार्रवाई पुलिस ने नहीं की? बिल्कुल, ये सारी चीजें हमने जब पुलिस अधिकारियों से जो है पूछनी चाहिए तो हालांकि कैमरे से हटके उन्होंने कई चीजें इसमें बताई हैं कि जो हरियाणा में भी उस महिला के जो है कई मामले, उस महिला के हस्बैंड के भी कई मामले दर्ज हैं जो कि लोगों को डराते धमकाने के बाद पैसे की बात की जा रही है कि पैसे उनसे लेते थे। लेकिन अभी तक हालांकि पुलिस साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि जो 164 के बयान हुए हैं, हालांकि रेप का मामला जरूर दर्ज हो गया, लेकिन और कई चीजें जो है इसमें सामने आएंगी जिसमें देखिए यहाँ पर एक बात और साफ करनी होगी मनोज की क्या पुलिस ने दबाव में ये एफआईआर दर्ज की है या वाकई में मेडिकल करवाया, उसमें पुष्टि हुई दुष्कर्म की तो जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, या फिर मीडिया में मामला उछल गया तो पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी? बिल्कुल सुधीर, दबाव में भी आकर इस तरह की मामला जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन क्योंकि पुलिस भी शुरुआत में कैसे नजर आ रही थी कि युवती जो है वो साफ तौर पे मना करती नजर आ रही थी कि उसके हस्बैंड को ना बताया जाए और उसके हस्बैंड को अगर पता चलेगा तो उसका परिवार जो है वो खत्म होगा। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि उसके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई, जो आरोपी है भूषण उससे भी पूछताछ की जा रही है, जो उसका भाई है जो बताया जा रहा है करमजीत, उसके भाई से जिसको चोटें आई हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पूरा झोलमाल है क्या, क्या इस तरह की चीजें सामने आई है, क्या रेप है एक्चुअल में या फिर जो लड़की है वही करप्ट है। ये कई चीजें ऐसी हैं जो जांच का विषय है। हालांकि पुलिस जो है सेंसिटिव इशू मानकर जो है वो साफ तौर पर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज है जिनका खुलासा। पर कुल मिलाकर ये तो है मनोज, इस मामले में पुलिस की किरकिरी बहुत हुई है। हाईटेक पुलिस कहा जाता है, चंडीगढ़ पुलिस को बेदाग छवि मानी जाती है, लेकिन इस मामले में उनकी पगड़ी तो उछली है। सवाल ये भी कि जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें एक परिचित बताया है इस विवाहिता का जिसकी पिटाई के आरोप भी पुलिस पर लगाए थे इन लोगों ने। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई शिकायत देने आता है, चाहे वो बाद की बातें हैं कि चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो आरोप हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसके पीड़िता के भाई को बुरी तरह से मारा गया, जो कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हो कि उसके भाई को बुरी तरह मारा गया, उसके पीठ पर काफी बेल्टों के निशान हैं। अब पुलिस को ये जवाब देते हुए साफ तौर पर पुलिस जो है वो मना करती आ रही है कि हम किसी भी तरह से कोई को नहीं मारा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस एक सवालिया निशान घेरे में कि आखिर पुलिस ने उसके भाई को क्यों मारा। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो कई परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी है इस मामले में। पहले मामला ये लगा कि विवाहिता थी, कैथल से यहाँ नौकरी के झांसे में आकर पहुंच गई और जो उसको यहाँ लेकर आया था नौकरी का झांसा देकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़ित शिकायत करने थाने पहुंची
तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। ये सब बातें पीड़ित की तरफ से मीडिया में आकर बताई गई कि वो खुद सेक्टर 16 जाकर मेडिकल करवाने गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसके परिचित भाई को मारा पीटा और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अब लिखित में बकायदा इस विवाहिता ने लिख के दिया है कि वो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ सूत्रों के हवाले से कि ये विवाहिता और उसका पति अक्सर लोगों पर ऐसे आरोप लगाकर पैसे ऐंठने का काम करते थे, लेकिन अभी तक पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। जब तक वो नहीं बोलेंगे, औपचारिक ऐलान नहीं होगा, जांच आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ भी कहना मुश्किल है। राजधानी शिमला में महिला से दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ 2 दिन बाद भी खाली है। मेडिकल जांच में महिला से दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी ग्वालियर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजधानी शिमला के बालूगंज थाने में महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, महिला ने युवक पर मारपीट और ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस को की है। एक महिला जो रामनगर एरिया में रहने वाली है, लगभग 37-38 साल की है, तो इसने एक आरोप लगाया कि एक आरोपी जिसका नाम दिनेंद्र मौर्य है, वो इसके साथ पिछले साल अप्रैल से लेकर मई तक दुराचार करता रहा और ये व्यक्ति इस महिला की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने घर आता था। तो बीच में किसी दिन इसने इसका नहाते हुए कोई वीडियो बना लिया था, जिसको दिखा के इस महिला को ये ब्लैकमेल करता था। तो इस तरह से ये दुराचार करता था। आरोपी महिला की बेटी को ट्यूशन पढ़ाता था और इसी दौरान एक वीडियो के सहारे वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और बीते मंगलवार को आरोपी पीड़िता के घर जा पहुंचा। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसके घर में ही उससे मारपीट की और दुष्कर्म किया। 17 तारीख को परसों तो ये व्यक्ति इस महिला के घर आया और फिर इसने दोबारा से प्रयास किया, दरवाजा खोला, तोड़ा और उसके बाद उस महिला से मारपीट की और उस महिला से जबरन संबंध बनाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला का मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी ग्वालियर का रहने वाला है, जो फिलहाल फरार है। इसमें हमने धारा 323, 354, 452, 376, 506 में मामला दर्ज कर लिया और इस व्यक्ति को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यक्ति अभी फरार है और इस महिला का हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाने के बाद सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। अब खबर हरियाणा से, जहां आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक पुराने मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आईपीएस भारती अरोड़ा फिर से सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में आने की वजह गुरुग्राम कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें भारती अरोड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। मामला करीब 3 साल पुराना है। इस मामले को लेकर ही आईपीएस भारती अरोड़ा और नवदीप विर्क आमने सामने आ गए थे। मामले में शिकायतकर्ता ने भारती अरोड़ा पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने आरएसओ को भेजकर उन पर समझौता करने का दबाव बनाया था। धमकाने की कोशिश का भी इसमें आरोप था। इन आरोपों को उस वक्त भारती अरोड़ा ने झूठा बताया था। अब कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर भारती अरोड़ा के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आरएसओ का आम आदमी था और भारती अरोड़ा ने उसे खुफिया कैमरा लगा करके पुलिस की वर्दी में भेजा था, जो कि कानूनी अपराध है। और उसने मुझे धमकी दी, मुझे सेटल करने के लिए कहा। दिस इज कम्प्लीटली इलीगल कि आप एक विक्टिम के घर में एक आम आदमी को पुलिस की यूनिफॉर्म पहना करके भेज रहे हैं। और अब जब मैंने 156(3) के अंदर अपनी कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज करी, तो कोर्ट ने भी देखा और उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ, ये सारी चीजें गलत हुई हैं और इसके लिए जांच होने के लिए एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि सब
भारती अरोड़ा के इशारे पर हुआ था। कोर्ट के आदेशों से भारती अरोड़ा मुश्किल में है। आईपीएस भारती अरोड़ा के पास हरियाणा में कई महत्वपूर्ण पद हैं और वो लगातार मुश्किलों में भी गिरती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी भारती अरोड़ा के खिलाफ पीड़ित महिला की पहचान उजागर करने और उसके चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी का मामला अदालत में विचाराधीन है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारती अरोड़ा को राहत मिलती है या फिर वो फिर दोबारा मुश्किलों में गिरती हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा, गुरुग्राम। वहीं गुरुग्राम में ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला ने बच्चे को अस्पताल के टॉयलेट में जन्म दे दिया। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। मैं अपने बहू को लेके आई थी तो उसकी ना तबीयत खराब थी, तो मैं चेक करने के लिए मेरे लाइन चक्कर कटाते रहे तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं लाइन में हारती रही, मैं कई बार डॉक्टर के पास गई मैं, तो जो जूनियर बैठे थे उन्होंने अंदर जाने नहीं दी। अच्छा, तो उसको बहुत फिर मैं कई लाइन चक्कर काटती, बहुत मेरा अकेली थी। फिर दूर के पास गई तो वो बाथरूम के लिए जा रही थी। कहते मेरे भाई कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, आप कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो इसलिए मैं बाथरूम में ले गई। तो उसके साथ बाथरूम में ले गई तो उसको बाथरूम में बच्चा डिलीवरी हो चुकी उसकी। सुना लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, सुना है लापरवाही आपको बर्दाश्त नहीं, लेकिन आपके विभाग में लापरवाही की तो भरमार है। एक गर्भवती महिला इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारी सिर्फ उसे और उसके परिजनों को चक्कर लगवाते रहे। उनका बस कसूर ये था कि उनके पास उस दिन का ओपीडी कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने महिला को घंटों इंतजार करवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीड़िता को अस्पताल के बाथरूम में बच्चे को जन्म देना पड़ा, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई। हाँ, मैंने बोला था जी चौथा महीना इसको बहुत परेशानी है मेरे को बहुत परेशान जब मैं लेके आई हूँ। तो कहता उसने कहा लाइन में लगो, फिर डेट डलवा के ला। फिर मैं डेट की लाइन में भी कई बार गई। फिर मैंने आगे मैंने खूब गुस्सा करके मैं बोली मेरे एक तो जिंदगी के फिर मौत जिंदगी का सवाल है। फिर मैं आगे बीच में बढ़ गई, उन्हें साइन कर दिए। फिर आगे गई तो वहां भी लाइन पाई। फिर वहां लाइन उसके पास गई, मेरे भाव को पहले चेक कर रही, उसकी तबियत घनी खराब है, वो खड़ी हो नहीं पा रही। तो कहती सारे मरीज हैं और तुम्हारे में पहले कैसे देख लो, मरीज का है। फिर ऐसे करके फिर मैं इधर चक्कर लगाते नहीं आई। फिर मैं एक दिन लगा फिर बाथरूम जाऊंगी, फिर बाथरूम आराम। इसके दौरान बाथरूम में बच्चा पैदा हो। दरअसल गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने की वजह से उसे गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से बच्चे को टॉयलेट में जन्म देने को मजबूर होना पड़ा और फिर एक नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कभी पीड़ितों को गेट के पास तो कभी एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म देना पड़ा है। कार्रवाई के लिए नाम की जांच कमेटी बैठती है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा के 12 जिलों की 18 नगरपालिकाओं के आम चुनावों का शेड्यूल जारी हो चुका है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 27 अप्रैल से 2 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 3 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 मई को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और 13 मई को वोटिंग होगी। अठारह नगर पालिकाओं के आम चुनाव का शेड्यूल जारी है। इसके साथ ही उपचुनाव भी होने हैं। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, तो नगर पालिका के आम चुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? सुदेश, हरियाणा की करीब 18 ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिनमें चुनाव कराए जाने हैं, उसका पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। 27 तारीख से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी नामांकन की और उसके बाद में 4 मई तक चलेगी, जहां सिंबल अलॉट करे जाएंगे उम्मीदवारों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 नगर पालिका हैं, इनमें करीब 12 जिले हैं जहां की ये नगर पालिका है। तो एक तरीके से ये जो तमाम जिले हैं यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और शहरी स्थानीय निकाय की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ इसमें जो उनके विकास कार्य हैं
उसकी साख भी दांव पर जरूर होगी। हालांकि सिंबल पर कोई दल लड़ेगा इसकी संभावना बेहद कम है, फिर भी 18 जो चुनाव होने नगर पालिकाओं के, ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। जी शुक्रिया मनोज। कुल मिलाकर चाहे सिंबल पर चुनाव कोई पार्टी ना लड़े, लेकिन फिर भी सियासी हलचलें काफी तेज हो जाती हैं। अपना समर्थन सियासी पार्टियां उम्मीदवारों को देती हैं और उसी के हाथ जीत के बदले वो तय करती हैं कि किसका जनाधार बढ़ा किसका नहीं। और यहां पर आपको एक बार फिर बता दें कि शेड्यूल आम चुनाव का जारी हो गया है। नगर पालिका 12 जिलों की 18 नगर पालिका जहां पर ये चुनाव होंगे।